So let's start about electricity. So हम लोगों का चैप्टर 9 इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी जो चैप्टर है हम लोगों का उसको हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग डिस्कस करने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंट काइंड्स ऑफ चार्जेस, जो अलग अलग तरह के चार्जेस क्या होते हैं और चार्जेस की वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मेशन होता है, इसको थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। फिर हम लोग एक बार फिर से समझेंगे कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स के बारे में, जिसको कि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी टॉपिक हम लोग क्लास 7 और 8 में भी डिस्कस किए हुए थे। फिर हम लोग डिस्कस करेंगे सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, हम लोग कहाँ कहाँ से इलेक्ट्रिक करंट ऑब्टेन करते हैं, कैसे हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं। फिर हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, किस तरह के सर्किट होते हैं, सीरीज सर्किट किसको कहते हैं, पैरेलल सर्किट किसको कहते हैं, कंपाउंड सर्किट किसको कहते हैं, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। फिर ओम्स लॉ को हम लोग समझेंगे, जो कि इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे द इंडिकेशन ऑफ अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट विथ रिस्पेक्ट टू द पोटेंशियल डिफरेंस, कि इन दोनों के बीच में किस तरह का रिलेशन है, इसको आइडेंटिफाई करेंगे। फिर हम लोग रेसिस्टेंस को समझेंगे, पोटेंशियल डिफरेंस को समझेंगे। तो कुछ बेसिक से टॉपिक्स जो हम लोग क्लास 7 में पढ़े हुए हैं वो तो रहेगा ही रहेगा, 7th और 8 दोनों में ही पढ़े हुए हैं वो रहेगा। साथ ही साथ कुछ नए कंपोनेंट्स को भी हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड मोर ऑन दिस वन। सो इलेक्ट्रिसिटी अगर देखते हैं तो इलेक्ट्रिक करंट जिसको कि हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है हम लोग के आज के डे टू डे लाइफ के लिए, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा चीज है जो कि हर कोई यूज करते हैं, कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में उसको हम लोग यूज करते ही हैं। कोई नहीं बोल सकते कि नहीं हम इलेक्ट्रिसिटी का कोई यूज नहीं करते, बिकॉज इट इज वाइडली यूज्ड इन एवरीथिंग। आज के हम लोगों के चाहे किसी भी तरह के काम हो, it is in the help of transportation, communication, health sector, education, security, entertainment, किसी भी तरह के फील्ड में बात करें तो वहां पर इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट होती ही होती है। और इस इलेक्ट्रिसिटी का यूज जब हम लोग करते हैं तो हम लोगों को इसको समझने की जरूरत है कि इट इज एक्चुअली बिकॉज ऑफ द चार्जेस। जो इलेक्ट्रिसिटी हम लोग पढ़ते हैं या समझते हैं या जिसको यूज करते हैं, वो असल में क्या है, बिकॉज ऑफ चार्जेस, चार्जेस के वजह से होते हैं। चार्जेस के बारे में जब हम लोग पढ़ते हैं तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं एज पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज। तो पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस के वजह से ही इलेक्ट्रिक करंट का प्रेजेंस है। और जब इलेक्ट्रिसिटी हम लोग वर्ड इस्तेमाल करते हैं, देन इट इज अ कंपाउंड फॉर्म ऑफ टू डिफरेंट थिंग्स। ये दो अलग अलग तरीके की चीजों के कॉम्पोजिशन के रूप में देखते हैं। एक आता है स्टैटिक करंट और एक होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, ये दो अलग अलग चीजें हैं। स्टैटिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी दोनों ही असल में अगर देखा जाए तो फॉर द चार्जेस ही है, because of charges only we do use to experience it. But static current is due to stable current, जो स्टेबल चार्जेस होती हैं इसके वजह से स्टैटिक करंट आती है। और जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं, दैट इट इज मूविंग चार्जेस। जब चार्जेस मूव करते हैं तब हम लोग बात करते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की। तो इलेक्ट्रिसिटी जब वर्ड इस्तेमाल होता है तो ये दोनों के लिए इस्तेमाल हो जाता है, स्टैटिक करंट के लिए भी और करंट इलेक्ट्रिसिटी के लिए भी। लेकिन स्टैटिक करंट का अगर हम लोग देखते हैं तो बेसिक से उसके कई सारे यूजर्स नहीं है, लेकिन हाँ तुम लोगों ने देखा होगा कई सारे तरह के एग्जांपल्स जो तुम लोगों ने पीछे फिजिक्स में या साइंस में पढ़ा हुआ है, सच एज फॉर एग्जांपल व्हेन अ कॉम्ब इज रब्ड इन अ ड्राई हेयर or a balloon is rubbed on a dry hair, then it gets charged and it can attract some paper bits. How this is possible? That is because of the static charges. Static charges की वहां पर प्रेजेंस है, जो कि हम लोगों ने क्लास 8 में डिस्कस किया हुआ था। लेकिन जब हम लोग बात करते हैं कि द करंट विच इज यूज्ड टू लाइट अप द बल्ब और टू मेक द फैन रोटेट, over there we do use to discuss about the electric current. तो electric current ही जो सबसे इंपॉर्टेंट सी चीज है जिसके बारे में हम लोगों को यहाँ पर डिस्कस करना है। तो क्या जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं या इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में डिस्कस करते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। रिमेंबर द डेफिनेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट का डेफिनेशन क्या कहता है? इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। जब चार्जेस फ्लो करते हैं, चार्जेस के फ्लो होने की वजह से इलेक्ट्रिक करंट की फॉर्मेशन होती है। तो चार्जेस क्या होते हैं? चार्जेस किसको कहते हैं? तो चार्ज असल में एक तरह का ऐसा कंपोनेंट है जो कि किसी भी मैटर के अंदर प्रेजेंट है।
ठीक है। अगर हम लोग बेसिकली अगर इलेक्ट्रिक फिजिक्स के लैंग्वेज में अगर हम लोग समझाएं, तो हम लोग ये कह सकते हैं कि जो चार्जेस है वो असल में एक तरह का एनर्जी है जो कि प्रेजेंट है किसी भी मैटर के अंदर। तुम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि एटॉम्स जो होते हैं, जो भी किसी भी तरह के मैटर में एटॉम्स जो होते हैं, एटॉम्स कंसिस्ट करते हैं सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जिसको हम लोग प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स के नाम से जानते हैं। जहां पर कि प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिव चार्ज को कैरी करता है, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिव चार्ज को कैरी करता है, और न्यूट्रॉन के पास किसी तरह का कोई चार्ज नहीं है। तो ये जो चार्ज है ये वो एनर्जेटिक कंपोनेंट है जो इन पार्टिकल्स के थ्रू कैरी किया जाता है। और जब हम लोग ये कहते हैं कि फ्लो ऑफ चार्जेस causes द इलेक्ट्रिक करंट, देयर वी एक्चुअली मीन दैट से एज फॉर एग्जांपल देयर इज अ बॉडी व्हिच इज पॉजिटिवली चार्ज्ड एंड देयर इज अनदर बॉडी व्हिच इज नेगेटिवली चार्ज्ड, then we do observe that charges are flowing from the negative terminal to the positive terminal। इसका मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है। जब इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर, then at that very time electric current flows from the positive terminal to the negative terminal. So in many books or in many places it has been recommended or it has been said like this thing, that flow of electric current is actually flow of positive charges। यानी पॉजिटिव चार्ज जब फ्लो करती हैं तो इसका मतलब होता है करंट फ्लो हो रहा है, यानी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होने का मतलब ही होता है कि फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, बट इट इज नॉट सो वेरी करेक्ट टू से, इसलिए हम लोग इसको एग्जाम में तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। लेकिन हाँ, एग्जाम में तुम लोग ये दे सकते हो कि अगर डिफाइन करने के लिए आ रहा है कि व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो सिंपल तरीके से हम लोग ये बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हम बता रहे हैं इट इज वेरी वेरी सिंपल एक्सप्लेनेशन। इसमें बहुत कुछ है जो हम लोगों को आगे हायर क्लासेस में समझना है कि ये चार्जेस कहाँ से फ्लो हो रही है या क्यों फ्लो हो रही है। इनको भी हम लोग डिस्कस करेंगे और डिटेल में, जहां पर और ज्यादा हम लोग समझेंगे कि किस तरह से किस तरह के बॉडी में चार्जेस फ्लो होती है। सेल जो होते हैं, अभी हम लोग सेल के बारे में भी डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा हम लोग देखेंगे जब हम लोग सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट डिस्कस करेंगे, तो वहां पे सेल भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सेल में बस अभी हम लोग इतना डिस्कस करेंगे कि वहां पे इलेक्ट्रोड्स और इलेक्ट्रोलाइट्स के अंदर एक फ्लो ऑफ चार्जेस होती है, जिसके वजह से उसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट निकल कर आती है। लेकिन उसको और डिटेल में हम लोगों को समझना है अपने हायर क्लासेस में। थोड़ा बहुत हम लोग समझेंगे क्लास 10th में, और फिर हम लोग क्लास 12th के लेक्चर में इसको और अच्छे तरीके से समझेंगे, ठीक है। नाउ लेट्स मूव टू द सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। हम लोगों के इलेक्ट्रिसिटी को मिलने का कहां कहां से, कौन कौन से ऑप्शंस हैं जिससे हम लोग को इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है। तो आज के डेट में अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों के पास सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बोलकर या सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर हम लोग देखते हैं तो हम दो बेसिक कंडीशंस हम लोग देख सकते हैं, दैट इज अ सेल एंड कॉम्बिनेशन ऑफ सेल विच इज कॉल्ड टू बी एज अ बैटरी, ठीक है। और दूसरा जो कमर्शियल करंट के रूप में हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं, कमर्शियल करंट जो हम लोग एक्सपीरियंस करते हैं दैट इज बिन प्रोड्यूस्ड इन डिफरेंट पावर हाउसेस। अलग अलग तरह के पावर हाउसेस में उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है, वेदर वी टॉक अबाउट हाइड्रो पावर स्टेशन, सोलर पावर प्लांट, a thermal power station, a nuclear power station, or some other alternative methods of electricity which we do use to experience in a very little amount, such as the tidal energy, geothermal energy, biomass और wind energy। इन सब से, ये सब alternative sources हैं। ये सब अगर हम लोग देखते हैं तो ये सब रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, लेकिन इनका अभी भी डेवलपमेंट हो रहा है। लेकिन मेजरली अगर हम लोग देखते हैं तो हम लोगों को जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड किया जा रहा है दैट इज बिन प्रोवाइडेड थ्रू थर्मल पावर स्टेशंस, न्यूक्लियर पावर स्टेशंस, हाइड्रो पावर स्टेशंस। और वहां से जो हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिलती है दैट वी डू यूज टू से अबाउट एसी। हम लोग उसको क्या कहते हैं? एसी, दैट इज ऑल्टरनेटिव करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो ये एक फॉर्म ऑफ करंट है, ये एक पैटर्न ऑफ करंट है जिसका यूज हम लोग करते हैं अपने घरों में बल्ब को लाइट अप करने के लिए, फैन को रन करने के लिए, या किसी भी तरह के नॉर्मल इक्विपमेंट्स जो भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पे चलाते हैं दैट रन्स ऑन एसी। बट देयर आर सम कंपोजिशंस वेयर वी डू यूज आवर बैटरीज आल्सो। तो बैटरीज से हम लोगों को क्या मिलता है? दैट इज डीसी।
तो तुम्हारे पास डीसी बैटरी का कहाँ कहाँ पर यूज होता होगा, जैसे कि फॉर एग्जांपल तुम्हारे घर में जो तुमने देखा होगा जो वॉच होती है या रिमोट्स होते हैं उसमें बैटरी का यूज होता है। बैटरी असल में एक कॉम्पोजिशन है जहां पर हम लोग कहते हैं मल्टीपल सेल्स कंबाइन करते हैं। जब बहुत सारे सेल को एक साथ एडअप करते हैं तो वो बैटरी बनती है। तो इस सेल का यूज जो है वो हम लोग करते हैं रिमोट्स में, वॉचेस में, या बच्चों के टॉयज में, या छोटे छोटे अलग अलग इक्विपमेंट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक और जगह पे तुम लोगों ने देखा होगा बैटरी के रूप में, जहां पर एक बड़ी सी बैटरी तुम्हारे घर में होगी विच इज कनेक्टेड विद द इन्वर्टर। एक इन्वर्टर सप्लाई होती है। तो इन्वर्टर सप्लाई क्या करता है? इन्वर्टर सप्लाई असल में उस डीसी करंट को कन्वर्ट करता है एसी करंट में, और फिर उसको भेजा जाता है पर्टिकुलर अप्लायंस में, और फिर हम लोग उस अप्लायंस को रन कर सकते हैं। अगर तुम बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे अपने टीवी को, इट विल नॉट रन। अगर बैटरी से तुम डायरेक्ट कनेक्ट करोगे अपने घर के बड़े वाले फैन को, सीलिंग फैन को, इट विल नॉट रन। तुम ठीक उसी तरह से अगर बैटरी से डायरेक्ट कनेक्ट करोगे अपने घर के किसी भी लाइट को, इट विल नॉट रन। व्हाई? बिकॉज दे दोज ऑल इक्विपमेंट्स आर मेड टू रन ऑन एसी करंट, ऑल्टरनेटिव करंट पे रन करने के लिए बनी हुई है। तो ये बैटरी से जब इन्वर्टर में भेजा जाता है करंट, तो बैटरी का डीसी करंट एसी करंट में कन्वर्ट होता है, तब जाकर जो इलेक्ट्रिक करंट हम लोगों को ऑब्टेन होती है उसको हम लोग यूज कर सकते हैं अलग अलग अप्लायंसेस के अंदर। तो इसलिए ये सोर्सेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के रूप में जानी जाती है। अच्छा, बैटरीज में भी जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हम लोग बैटरीज को भी डिस्कस करते हैं, तो वहां पर भी हम लोग डिस्कस करते हैं दो तरह के बैटरीज या दो तरह के सेल को। दैट इज अ प्राइमरी सेल एंड अ सेकेंडरी सेल। तो प्राइमरी सेल किसको कहते हैं और सेकेंडरी सेल किसको कहते हैं? जब हम लोग सेल को यूज करते हैं तो देखे होंगे कि कुछ ऐसे सेल होते हैं जो सिर्फ वन टाइम यूजेबल होते हैं, और कुछ ऐसे सेल होते हैं जो कि रिचार्जेबल होते हैं, विच कैन बी यूटिलाइज्ड अगेन एंड अगेन। तो यहाँ पे जो ये प्राइमरी सेल और जो सेकेंडरी सेल का कॉम्पोजिशन है, दैट इज एक्चुअली गोइंग टू डिफाइन दैट विच सेल कैन बी यूज्ड फॉर वंस एंड विच सेल कैन बी यूज्ड मल्टीपल टाइम्स। अगर मान लो कोई सेल हम सिर्फ एक ही बार यूज कर सकते हैं, ठीक है, उसको रिचार्ज नहीं किया जा सकता है, तो उस तरह के सेल को हम लोग क्या कहते हैं? प्राइमरी सेल कहते हैं। जहां पर कि जो सेकेंडरी सेल होती हैं, दे कैन बी रिचार्ज्ड अगेन, उनको फिर से हम लोग रिचार्ज कर सकते हैं। तो इसीलिए इनको हम लोग सेकेंडरी सेल कहते हैं, क्योंकि इनको हम लोग कई बार यूज कर सकते हैं, इनको मल्टीपल टाइम्स यूज किया जा सकता है, इसीलिए इसको हम लोग सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। वी मोर वांट टू गो फॉर सेकेंडरी सेल, हम लोग ज्यादा से ज्यादा सेकेंडरी सेल का यूज करना चाहते हैं। ऐसा क्यों? ताकि हम लोगों को कॉस्ट कटिंग हो सके। अगर मान लो कि कोई एक सेल हम कंटिन्यूसली अगर हम लोग उसको यूज कर सकते हैं फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, again and again by recharging it, then it is more beneficial for us. But if we are using one cell which can be utilized for only one use, then that is not so very cost friendly for us, it is not economical for us. So we don't want to go for primary cell. But even though we don't have much choice, we don't used to have good primary cells, thus we don't have to use that primary cell for bigger appliances. For bigger appliances we mostly go for the secondary cells. असल में यहाँ पर होता क्या है, जो सेल होती है उसमें एक केमिकल रिएक्शन होता है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होती हैं और एक इलेक्ट्रोड का सेट होता है। जब इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में आयंस का एक्सचेंज होता है, दैट इज द इलेक्ट्रॉन्स, the negative ions used to exchange over there, then it makes the electric current to flow. So as over here what happens, from the negative terminal to the positive terminal, we do use to observe that the negative ions are released, and because of this particular situation electric current flows from the positive terminal to the negative terminal. इस केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल के थ्रू हम लोगों को इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। तो प्राइमरी सेल में क्या होता है, ये रिएक्शन जो होती है वो इरिवर्सिबल होती है, उसको हम लोग रिवर्स नहीं कर सकते हैं। इट कैन बी ओनली बिन यूज्ड फॉर वंस, एक बार वो यूटिलाइज हो गया यानी हो गया। लेकिन सेकेंडरी सेल में क्या होता है, हम लोग इस रिएक्शन को रिवर्स कर सकते हैं। So when we can reverse it out, then we can utilize that cell for multiple times, not for only once. We can use it for a longer period of time, and again it can provide us the electricity.
So as I said, we will discuss all these things in much detail in our higher classes. अभी बस बेसिक सा आइडेंटिफिकेशन है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग है, इसको और ज्यादा हम लोग डिटेल में अपने हायर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, जहां पर सेल को और अच्छे से समझेंगे, जहां पर इंडिविजुअल इलेक्ट्रोलाइट्स को समझेंगे, इलेक्ट्रोड्स को समझेंगे, वहां पे देखेंगे कि किस तरह से आयंस का एक्सचेंज होता है, क्यों आयंस एक जगह से दूसरी जगह तक फ्लो कर पाती हैं, और उस रिएक्शन में कौन कौन से कंपोनेंट वहां पर हेल्प करते हैं. Now, let's move to the next topic of our chapter, that is conductor and insulator for electricity. Now, for conductors and insulators, it is not a new topic for us. हम लोगों ने conductors और insulators को पहले भी पढ़ा हुआ है. जब हम लोग heat के बारे में डिस्कस कर रहे थे, तब भी हम लोग देखे थे conductors and insulators related to heat. जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर पढ़े थे अपने प्रीवियस क्लासेस में, तब भी हम लोगों ने देखा था कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर्स फॉर इलेक्ट्रिसिटी. तो उसी टॉपिक को फिर से हम लोग यहाँ पर ऑब्जर्व कर रहे हैं कि कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स क्या होते हैं. सो बेसिकली अगर हम लोग बोले, कंडक्टर्स आर दोस काइंड ऑफ मटेरियल्स which can allow electric current to flow through it. So mostly we do used to say that metals are conductor of electricity, whereas those materials which doesn't allow the electric current to flow through it is called insulator. So basically बात है कि जो इलेक्ट्रिसिटी को पास होने देगा उसको कंडक्टर कहेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं होने देगा उसको हम लोग इंसुलेटर कहेंगे. अब एक सवाल ये आता है कि why do we used to observe that metals can conduct electricity whereas non-metals can't? तो इसका जवाब यहां पर है इसके अरेंजमेंट ऑफ पार्टिकल्स में. हम लोगों को ये पता है कि जितने भी मैटर हैं, सभी मैटर बने हुए हैं पार्टिकल्स से. तो किसी एक मैटर के अंदर के जब पार्टिकल्स को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, तो हम लोग ये पाते हैं कि दे आर रैंडमली अरेंज्ड. जैसे यहां पे तुम लोग देखोगे कि यहाँ पे सारे पार्टिकल्स जो है वो रैंडमली इधर उधर अरेंज्ड है, ठीक है. लेकिन जब मेटल्स की बात आती है और मेटल्स को जब हम लोग कनेक्ट करते हैं करंट के सोर्स से, तो हम लोग वहां पर ऑब्जर्व कर सकते हैं कि उनके पार्टिकल्स एक फिक्स्ड पाथ में अरेंज हो जाते हैं. और इस फिक्स्ड पाथ में अरेंज हो जाने की वजह से हम लोग इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, या हम लोग इसको ऑब्जर्व करते हैं कि यहां पर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो पाता है. So when we do used to say for a conductor, then in a conductor we observe that as the electric source has been added over there, all the particles gets arranged in a fixed path, and this arrangement of the particles in the fixed path makes the current to flow over there, which is not so possible in this insulator. किसी भी इंसुलेटर जैसे कि रबर हो गई, प्लास्टिक हो गई, या कोई दूसरे तरह के इंसुलेटर्स अगर लेते हैं, उसमें ये पॉसिबल नहीं है. उसमें पार्टिकल्स हैं, लेकिन उनके पार्टिकल्स जो है वो इस तरह से फ्री आयंस के रूप में नहीं है, वो इस तरह के पैटर्न में नहीं अरेंज होते हैं. ये एक बात आती है. दूसरी बात ये भी आती है कि जो कंडक्टर्स होते हैं, मोस्टली मेटल्स होते हैं, मेटल्स डू हैव फ्री आयंस इन देम. Now this free ions you can understand by the logic of the electronic configuration of the electrons. जो इलेक्ट्रॉन्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग करते हैं मेटल्स के लिए, उसमें हम लोग को पता है कि उनके लास्ट ऑर्बिट में फ्री इलेक्ट्रॉन्स बच जाते हैं, और उन फ्री इलेक्ट्रॉन्स के वजह से ही ये अरेंजमेंट जो है ये पॉसिबल हो पाता है. एंड दैट इज बिकॉज ऑफ ये जो फ्री आयन या फ्री इलेक्ट्रॉन जो है, इसके वजह से इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो होने का एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं, ग्रेफाइट. ग्रेफाइट इज अ नॉन मेटल, ओके, बट even though it is a non metal, it can conduct electricity. Why it is so? It is because it also has a free ion. अगर हम लोग ग्रेफाइट के स्ट्रक्चर को देखते हैं, तो उसके अंदर अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो कि उसके आयंस के स्ट्रक्चर को अगर हम लोग ऑब्जर्व करेंगे, तो उसके आयंस तीन तरफ से बंधे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन एक तरफ से वो फ्री होता है. सो उसका एक टेल फ्री होने की वजह से क्या होता है, उसके पास एक फ्री हैंड आ गया, और इसी वजह से वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकता है. तो इट इज वन एक्सेप्शनल कंडीशन which we can say for a non metal which is not a metal, but then also it can conduct electricity. तो ये भी याद रखने वाली बात है, ठीक है. ओके, नाउ वी कम टू द इलेक्ट्रिसिटी और करंट इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन जब हम लोग बात करते हैं.
देखो चैप्टर के स्टार्टिंग में ही बोल दिए थे कि इलेक्ट्रिक करंट या करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में जब हम लोग डिस्कस करते हैं तो ये होता है बिकॉज ऑफ चार्जेस, ठीक है। फिर हम लोगों ने डिस्कस किया था कि इलेक्ट्रिसिटी को क्लासिफाई कर सकते हैं एज स्टैटिक करंट एंड करंट इलेक्ट्रिसिटी में। जहां पे हम बोले थे कि स्टैटिक करंट जब हम लोग बात करते हैं तब हम लोग बात करते हैं फॉर अ कांस्टेंट चार्जेस, चार्जेस आर नॉट फ्लोइंग एनीवेयर। बट जब हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक करंट के बारे में बात करते हैं देन वी डू यूज टू से दैट इट इज ड्यू टू द फ्लो ऑफ चार्जेस। तो जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करेंगे तो हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज द स्ट्रीम ऑफ चार्ज पार्टिकल्स when the charged particles are flowing, when the charged particles are flowing or passing through a particular conductor, then we do observe electric current is present or electric current is flowing over there or current electricity is flowing over there. So basic सी बात क्या है, फिर से बता रहे हैं, जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को या करंट इलेक्ट्रिसिटी को बताते हैं तो वहां पर ऑब्जर्व करते हैं flow of charges or flow of ions over there. So when we do used to go for the calculations also, then also we have to remember this thing that it is measured as the net rate of flow of electric charge through a surface or in a controlled volume. So अब किसी एक जगह से कितने चार्जेस की फ्लो हो रही है इसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे देते हैं चार्जेस के लिए। तो जैसा कि हम स्टार्टिंग में बता रहे थे कि से एज फॉर एग्जांपल मेरे पास दो तरह के बॉडीज हैं, एक है पॉजिटिव बॉडी और एक है नेगेटिव बॉडी। अब यहां पर नेगेटिव टर्मिनल से या नेगेटिव बॉडी से आयंस का मूवमेंट होगा, इट मींस कि देयर इज अ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स and because of this flow of electrons we will observe that electric current will flow from the positive terminal to the negative terminal। ये इलेक्ट्रिक करंट की मूवमेंट होती है। So there is a flow of charge, ठीक है। और चार्ज के लिए क्या बोले थे, इट इज अ काइंड ऑफ एनर्जी विच द पार्टिकल्स यूज टू कैरी। तो ये देखो इलेक्ट्रॉन के ऊपर ये चार्ज होती है। आई होप दैट यू ऑल रिमेंबर one basic concept what we had studied in chemistry, that is when we do used to say about the charges that the one electron used to carry approximately 1.6 into 10 to the power minus 19 कूलम ऑफ चार्ज। अप्रॉक्स इतना चार्ज एक इलेक्ट्रॉन कैरी करता है, ठीक है। अगर हम इसको रिवर्स फेनोमेना पे लें so we can say 1.6 into 10 to the power minus 19 coulomb charge is equals to 1 electron. So what would be 1 coulomb of charge? Coulomb is the unit of charge. We had studied it in chemistry as well as we had understood this thing in physics also. Okay. So coulomb जो है coulomb charge का unit है, ठीक है। तो 1 coulomb charge is equals to 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19 electrons. And when we go for the simplification for this one, it comes to approximately 6.25 into 10 to the power 18 electrons, ठीक है। तो जब हम लोग यहां पर 1 कूलम के लिए बात करते हैं तो 1 कूलम मींस दिस मच नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी इतने इलेक्ट्रॉन्स की फ्लो हो रही है। ओके, एंड एज आई एम डिफाइनिंग फॉर द इलेक्ट्रिक करंट और करंट इलेक्ट्रिसिटी, I'm saying this thing that electricity or electric current is because of the flow of charges. So this quantity of charge is represented by Q। एक टर्म होता है Q जिसको हम लोग दिखाते हैं quantity of charge, ठीक है। It is representing the quantity of charge. So when we go for the calculation or when we go for the representation of the electric current, then our formula stands I is equals to Q upon T, where this means that amount of electric current which is flowing in a terminal or flowing in a conductor is equals to the amount of charges which is flowing in a period of time, or you can say the net rate of flow of electric charges through a surface is called electric current. And this used to be represented with ampere. Ampere is the SI unit of electric current. So if I do used to say 1 ampere of electric current been passed from one terminal to another terminal, then it means 1 coulomb of charge has been transmitted
in a time period of 1 second. फिर से बता रहे हैं, ध्यान से समझो। जब हम लोग इलेक्ट्रिक करंट को ऑब्जर्व करते हैं तो हम लोग ये कहते हैं कि इट इज द फ्लो ऑफ चार्जेस, ठीक है। अभी अभी बताए कि जब चार्ज का कैलकुलेशन करेंगे तो उसको रिप्रेजेंट करेंगे क्यू से, जो कि क्वांटिटी ऑफ चार्ज होती है, दैट इज एनई, ठीक है। इसको एनई से रिप्रेजेंट करते हैं। एनई का मतलब हो गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, कितने इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। अभी अभी हम लोगों ने डिस्कस किया 1 कूलम चार्ज का मतलब क्या होता है, 6.25 इंटू 10 to the power 18 इलेक्ट्रॉन्स, इतने इलेक्ट्रॉन्स की बात होती है। तो जब हम लोग कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है तो उसको हम लोग कैसे डिफाइन करेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट इज इक्वल्स टू फ्लो ऑफ चार्ज इन अ यूनिट टाइम पीरियड और द रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग इन अ पर्टिकुलर गिवन कंडक्टर। सो ओवर हियर दिस इलेक्ट्रिक करंट इज मीन, यहां पर अगर इसको हम एनी कर दें, so therefore what it would be, I is equals to Ne by T, means number of electron flown in a period of time। और इसका एसआई यूनिट के लिए अभी अभी हम क्या बात कर रहे थे, दैट इज आई, एसआई यूनिट मींस इलेक्ट्रिक करंट्स एसआई यूनिट इज एम्पेयर, and the charge SI unit is coulomb, and the times SI unit is second. So if I have to say that 1 ampere of electric current been passed, अगर मान लो कि हमको दो टर्मिनल दिया हुआ है, this is terminal A and this is terminal B, so there is a flow of current between terminal A to B. So 1 ampere of electric current means 1 coulomb of charge has been transmitted between this terminal over here in a time period of 1 second. So 1 coulomb of charge means there is a flow of 6.25 into 10 to the power 18 electrons. So this much of electron has been transmitted from the negative terminal to the positive terminal, which in a period of 1 second, to make this possible, or this thing to possible, to make this current to flow from the A terminal to B terminal, or from positive terminal to the negative terminal. So I hope that you are understanding this. यहाँ पे समझ में आ रहा है? अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। Is it clear or no? Yes, sir. Yes. Okay. So let's continue with this one. तो थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं हम लोग इसके बारे में। तो जब हम लोग बात करते हैं ये चार्जेस के फ्लो होने के लिए, कि चार्जेस एक टर्मिनल से दूसरे तरफ, एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल फ्लो हो रही है, तो वहां पर ऐसा क्यों होता है, व्हाट मेक्स दिस चार्जेस टू फ्लो, ठीक है। जब हम ये कहें कि पॉजिटिव टर्मिनल यहाँ पर है, नेगेटिव टर्मिनल यहाँ पर है, और नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर ये चार्जेस फ्लो कर रही हैं, जिसके वजह से पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रही है। सो व्हाट मेक्स इट पॉसिबल, ऐसा क्या है जो ये इस काम को यहां पर कर पा रहा है। सो दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। अभी हम लोग सिंपल टर्म से समझेंगे पोटेंशियल डिफरेंस, आगे हम लोग फिर से नेक्स्ट क्लास में इसको और डिफाइन समझेंगे जब हम लोग डिस्कस करेंगे ईएमएफ के बारे में, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। बहुत सारे टर्म्स हम लोग को समझना है, जहां पर हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल डिफरेंस को एक्सप्लेन करने के लिए ईएमएफ लेंगे, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स लेंगे, जहां पे हम लोगों को डिस्कस करना है टर्मिनल वोल्टेज विथ द वोल्टेज ड्रॉप, इसको डिस्कस करेंगे। और इन दोनों को इंडिविजुअली अगर देखें, इंडिविजुअल कंडीशन के रूप में देखें, तो हम लोग उसको पोटेंशियल डिफरेंस कह सकते हैं। तो अभी हम ज्यादा कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाते हैं, अदरवाइज यू विल गेट कंफ्यूज्ड विद दिस वन। आई एम जस्ट गोइंग फॉर द बेसिक थिंग, बहुत ही सिंपल तरीके से देखते हैं कि ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझने की कोशिश करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या चीज है। तो देखो, जैसा कि हम स्टार्टिंग से बता रहे हैं कि अगर मेरे पास दो टर्मिनल है, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, इधर पॉजिटिव टर्मिनल है, इधर नेगेटिव टर्मिनल है, तो जब इस नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की ओर इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, तो देखो जब पार्टिकल्स मूव कर रहे हैं, then there must be a force acting over there and they are covering a displacement over there. What does this product call to be? Force into displacement क्या कहलाता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, that is work done. Okay,
So who is performing this work? That is the particle. Obviously, the particle is performing this work. So we can say electric potential is the capability of a particle to do a work or do a unit work. So when a charge particle, when a unit charge particle used to move from one terminal to another terminal to do certain amount of work, that is called to be as electric potential. इसको अगर हम लोग ज्यादा डिफाइन करके या एलॉबरेटली एक्सप्लेन करें तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द वर्क डन per unit charge in order to bring the charge from infinity to a point in the electric field, while electric potential is the potential difference or the potential developed while moving the charge from one point to another point in the field. Now this seems to be a little bit confusing, थोड़ा सा confusing लग रहा होगा, तो ध्यान से इसको समझने की कोशिश करो। जब हम ये कहते हैं कि कोई एक नेगेटिव चार्ज पार्टिकल इस नेगेटिव टर्मिनल से निकलकर पॉजिटिव टर्मिनल की ओर आती है, देन दैट कैपेबिलिटी इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, उस पर्टिकुलर चार्ज की जो खुद की कैपेबिलिटी है जिसके कारण वो यहां से यहां तक मूव कर गई, उसको हम लोग कहेंगे उसका खुद का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। एंड द थिंग विच मेड दिस थिंग पॉसिबल, जो इसको ये पॉसिबल करने में हेल्प किया, दैट वुड बी द पोटेंशियल डिफरेंस। You can understand this one with a very simple thing, such as at your home you have the water tank at the top. ठीक है, तुम्हारे घर के बिल्डिंग के ऊपर में वाटर टैंक है, इसके अंदर वाटर स्टोर है। ठीक है, नाउ दिस टैंक इज कनेक्टेड थ्रू सेवरल पाइप्स, अलग अलग फ्लोर पर अलग अलग पाइप्स के साथ ये कनेक्टेड है। तो द वाटर विच इज प्रेजेंट इन द टैंक is having electric potential. वो किस वजह से है? That is because of their potential energy. Potential energy के वजह से उसके पास एक खुद की एनर्जी आ गई है। ठीक है, now as you open the tap anywhere, कहीं पे तुम टैप ओपन करोगे तो तुम एक डिफरेंस क्रिएट कर देते हो। यहां पर एक लूज एंड हो गया, एक लूज एंड हो गया, और यहां पर एक हायर एंड हो गया। इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्रिएट हो जाती है, जिस वजह से इस पार्टिकल के मूवमेंट को हम लोग ऑब्जर्व करते हैं और पानी इस टैप से निकलकर आ जाती है। So once again, the energy in a particle to move is the electric potential, and the difference between which the particle or the difference between the two terms